हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की हम जो पॉलिटी की सीरीज देख रहे थे, उस जर्नी में हम पार्लियामेंट के चैप्टर तक पहुंच चुके थे। अभी तक हमने पार्लियामेंट के चैप्टर को 5 पार्ट्स में करके देखा है। और आज मैं आपके साथ पार्लियामेंट के इस चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट लेकर आया हूँ। हम जिसमें पार्लियामेंट के मल्टीफंक्शनल रोल के बारे में देखेंगे, राज्यसभा के पोजीशन के बारे में देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को हो, चाहे वो पार्लियामेंट की कमिटीज़ को हो, है ना। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री सोवरेंटी है हमारी, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सोवरेंटी से अलग है। तो इन सारी बातों को आज के हम लेक्चर में देखेंगे, और इसी के साथ हमारा पार्लियामेंट वाला ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ध्यान देके इस लेक्चर को सुनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करें, इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। और इस लेक्चर को देखने के बाद सारी पीडीएफ को एक साथ आप पढ़ें, तो आपको क्या होगा, एक पूरी क्रोनोलॉजी में ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है, तो प्लीज़ इसको सीक्वेंस वाइज करके देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आज हम सीधा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के मल्टी फंक्शनल रोल की। अब देखिए, यहाँ पे वर्ड मल्टी फंक्शनल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एक फंक्शन नहीं है, पार्लियामेंट के अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन और पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन से। तो देखिए, हमारे देश में जो पार्लियामेंट है उसका प्राइमरी फंक्शन है हमारे देश के लिए एक कानून बनाना, माफ कीजिएगा, हमारे देश के लिए लॉज बनाना। ठीक है, जो हमारे पूरे देश में लागू होगा। अब पार्लियामेंट के पास यूनियन लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट, इस पे लॉ बनाने का तो एक्सक्लूसिव पावर है, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्करेंट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। और पार्लियामेंट के पास कॉन्करेंट लिस्ट पे ओवर राइटिंग पावर्स है। अब ओवर राइटिंग पावर्स होने का मतलब ये है कि देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट पे क्या होता है कि स्टेट भी कानून बना सकता है, सेंटर भी कानून बना सकता है। तो अगर सेम सब्जेक्ट पे स्टेट ने कानून बनाया और सेम सब्जेक्ट पे सेंटर ने कानून बनाया, तो सेंटर के पास स्टेट के कानून को ओवरराइड करने का पावर है। तो यही मैंने ओवरराइडिंग पावर के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट के पास सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में ओवरराइडिंग पावर है। फिर देखिए, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे, रेसिडुअरी लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे, इन सब पे तो कानून बना ही सकती है। लेकिन 5 ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाने की शक्ति आ जाती है। अब ये 5 सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैंने आपसे सेंटर स्टेट रिलेशन वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। इसलिए मैं यहाँ पे बस आपको एक ये सिचुएशन बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे 5 सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है। सबसे पहला सर्कमस्टांस है कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ऐसा कहे कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाइए, और वो सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। ओके, फिर आर्टिकल 352 के केस में भी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। आर्टिकल 352 का मतलब नेशनल इमरजेंसी है। आई होप आपको ये पता होगा। फिर आर्टिकल 356 अगर किसी स्टेट में इम्पोज्ड है, तो ऐसे स्थिति में उस स्टेट के स्टेट लिस्ट पे भी जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाने की शक्ति रखती है। तो आर्टिकल 356 और 352 इन दोनों केसेस में पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है। ओके, अब देखिए, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे तब भी कानून बना सकती है जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स मिलके एक जॉइंट रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट से कि आप हमारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे हम इन 3 या 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी राज्य हैं, उतने राज्यों के विषय पे, उतने राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में आप कानून बनाइए। तो भी तो पार्लियामेंट जो है उन सारे स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। और पांचवा सर्कमस्टांस आप देखेंगे कि अगर किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना हो, उसको इफेक्ट देना हो, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इफेक्ट देना हो या कन्वेंशन को इफेक्ट देना हो, तो इन सारे अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज और कन्वेंशंस को इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। तो ये 5 ऐसे बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के ऊपर भी पावर बहुत सारी मिल जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर्स देख रहे हैं पार्लियामेंट के, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर में ये भी शामिल है कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी ऑर्डिनेंस को इशू किया है,
तो उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है विद इन 6 वीक्स आफ्टर इट्स रीअसेंबली। देखिए, ऑर्डिनेंस कब इशू होता है ये मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया। तो अगर आपने प्रेसिडेंट का चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्रेसिडेंट का चैप्टर देखिए, वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के सारे एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अगर दोनों में से कोई एक सेशन में नहीं है या दोनों सेशन में नहीं है और कोई ऐसा विषय जो बहुत ही ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस का है उस पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस इशू करने का एक पावर होता है। तो जब प्रेसिडेंट ये ऑर्डिनेंस इशू कर देता है और पार्लियामेंट के हाउसेस की रीअसेंबली होती है तो दोबारा से इस ऑर्डिनेंस को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना होता है, तभी ये ऑर्डिनेंस एक्ट बन पाता है। और अगर पार्लियामेंट ने इसको अप्रूवल नहीं दिया तो फिर ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर पार्लियामेंट के पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी पावर है। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। पार्लियामेंट का काम होता है हमारे देश के लिए लॉ बनाना। ओके, अब पार्लियामेंट ने क्या किया, मान लीजिए कि फूड सेफ्टी के लिए एक लॉ बनाया, ठीक है। अब फूड सेफ्टी के लिए एक लॉ बना दिया और इस लॉ के अंदर में उसने एग्जीक्यूटिव को बोल दिया कि आप इस फूड सेफ्टी का जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर में आप कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाइए। आपको इस बात की शक्ति हम देते हैं कि आप कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस बनाइए। इसी को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। यानी कि पार्लियामेंट जब एग्जीक्यूटिव को ऑथोराइज कर दे कि आप डिटेल्ड रूल्स और रेगुलेशंस बनाइए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पेरेंट लॉ, उस पेरेंट लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर ही बनाइए जिस पेरेंट लॉ को पार्लियामेंट ने पास किया है। तो पार्लियामेंट के द्वारा जब एग्जीक्यूटिव को एक पेरेंट लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर में रूल्स और रेगुलेशन बनाने की जब शक्ति दे दी जाती है तो हम इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। इसी को हम सब्सिडियरी लेजिस्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, मैं आप सबको बता दूं। तो ये दोस्तों पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव पावर था। अब हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव पावर और फंक्शंस के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 जो सबसे जरूरी एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शंस थे उनको डिस्कस किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप पार्लियामेंट के पूरे चैप्टर को एक बारी जरूर अच्छे से पढ़ें। आप पार्लियामेंट के चैप्टर को अगर आपने समझ लिया तो फिर समझिए कि आपका 60% जो काम है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर यही है। तो चलिए हम एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शंस के बारे में देखते हैं। पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, और ये कंट्रोल वो क्वेश्चन आवर के थ्रू, 0 आवर के थ्रू और नो कॉन्फिडेंस मोशन और ऐसे बहुत सारे पार्लियामेंट्री डिवाइसेस हैं उनके थ्रू क्या करती है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के एक्टिविटीज को भी सुपरवाइज करने का काम करती है, और ये सुपरविजन जो होता है वो पार्लियामेंट अपने डिफरेंट कमिटीज के माध्यम से करती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया तो इस प्रकार से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शंस में पार्लियामेंट के आता है। तो ये दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा उसको सुने, आपको जरूर समझ में आएगा। मैं मैं मानता हूं कि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे न्यूआंसेस हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है, और अगर हम इन न्यूआंसेस को समझने में चूक जाते हैं तो फिर हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो आप जहाँ पे भी कंफ्यूज हो वहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें। आप चाहें तो उसको स्लो भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शंस के बाद अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस के। देखिए, पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल फाइनेंशियल मैटर्स में भी होता है ना, और ये कई स्टेजेस में होता है। एक देखेंगे बजटरी कंट्रोल, यानी फाइनेंशियल जो कंट्रोल है वो एक बजटरी कंट्रोल के फॉर्म में होता है, और दूसरा पोस्ट बजटरी कंट्रोल के फॉर्म में होता है। बजटरी कंट्रोल का मतलब ये है कि जब भी पार्लियामेंट जो है वो ग्रांट्स के अप्रोप्रिएशन के फॉर्म में क्या करती है, इनैक्टमेंट ऑफ बजट होता है, तो वहां पे जो ग्रांट्स है उनके अप्रोप्रिएशन की जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट से।
बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है, और एप्रोप्रिएशन बिल के बिना पास हुए जो एग्जीक्यूटिव है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से एक तो बजटरी कंट्रोल हो गया, दूसरा होता है पोस्ट बजटरी कंट्रोल, यानी जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एग्जीक्यूटिव ने पैसा निकाल लिया, उसके बाद भी उस पैसे को एग्जीक्यूटिव किस तरीके से खर्च कर रही है उस पर भी हमारा पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल जो होता है अलग अलग फाइनेंशियल कमिटीज की मदद से होता है। मेजरली 3 फाइनेंशियल कमिटीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर फाइनेंशियल मैटर्स में भी कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश करती है। और इस कंट्रोल में हम 2 एस्पेक्ट देखते हैं, एक है बजटरी कंट्रोल और दूसरा पोस्ट बजटरी कंट्रोल। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। अब होता क्या है कि जब पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक सर्टेन अमाउंट एग्जीक्यूटिव को अलॉट कर देती है, और उस अमाउंट को एग्जीक्यूटिव को एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरा का पूरा खर्च करना होता है। अब मान लीजिए कि 100 रुपए एग्जीक्यूटिव ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए निकाला। ओके, अब इस 100 रुपए में से मान लीजिए एग्जीक्यूटिव 90 रुपए ही खर्च कर पाई, तो बाकी जो 10 रुपए बच गए, इस 10 रुपए को दोबारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा कर दिया जाता है। ये 10 रुपए एग्जीक्यूटिव के पास रिजर्व नहीं रह पाते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये 10 रुपए वापस से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। अब इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लैप्स, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब रूल ऑफ लैप्स का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, रूल ऑफ लैप्स इस बात को इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव कोई भी रिजर्व फंड नहीं बना सके, है ना। अगर एग्जीक्यूटिव रिजर्व फंड बनाएगी, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आर्टिकल 114 कहता है कि पार्लियामेंट से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं निकाला जा सकता। बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाला जाएगा। तो इसलिए अगर रिजर्व फंड एग्जीक्यूटिव बना लेगी तो उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव ऐसा ना कर पाए, इस वजह से रूल ऑफ लैप्स जो है वो लाया गया कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा एग्जीक्यूटिव को बजट के माध्यम से दिया गया है उतना पैसा अगर नहीं खर्च होता है और जो पैसा बच जाता है उस पैसे को वापस दोबारा से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया जाएगा। अब देखिए, इस रूल ऑफ लैप्स के कारण क्या होता है। अब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है पैसा बचाने का। ओके, तो वो क्या करती है, मार्च के आसपास जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर करने लग जाती है। रश ऑफ एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिलता है। अब इस फिनोमेना को मार्च रश कहा जाता है। तो आई होप कि आपको मार्च रश और रूल ऑफ लैप्स जो है वो समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों फाइनेंशियल पावर्स और फंक्शंस हमने पार्लियामेंट का देखा। अब हम जरा बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के। अब देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है बाय वे ऑफ एडिशन, बाय वे ऑफ वेरिएशन और बाय वे ऑफ रिपील। ओके, तो हमारे पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की शक्ति है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट है, संविधान में अमेंडमेंट करने की जो पार्लियामेंट की पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से लिमिटेड है। यानी पार्लियामेंट पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर का अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस। अब हम बात करते हैं जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस के। देखिए, पार्लियामेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं, कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी हैं। अब क्या क्या है, हम इन 4 सब हेडिंग्स पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के बेस पे इम्पीच कर सकती है। फिर पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। पार्लियामेंट कैग, सीजेआई मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग का फुल फॉर्म आई होप आप लोगों को पता होगा, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इन सबको रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे सकती है। पार्लियामेंट अपने मेंबर्स को या आउटसाइडर्स को अगर उन्होंने अपने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है तो उसको पनिश कर सकती है। तो ये 4 ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शंस माने जाते हैं, जुडिशियल पावर्स माने जाते हैं। जुडिशियल पावर के अलावा इलेक्टोरल पावर्स और फंक्शंस भी हमारे पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर हम इलेक्टोरल पावर्स के बारे में बात करें
तो पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ओके। फिर पार्लियामेंट को ये ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकती है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकती है। ठीक है। और जो दोनों हाउसेस के इलेक्शन होते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं, इन सारे इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है। इस बात का ऑथराइजेशन पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अब अपने इसी ऑथराइजेशन के तहत पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट पास किए हैं, जिसमें आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। अब इस 51 वाले एक्ट के बारे में मैंने आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में ही बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, जहां पे मैंने आपसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन इन सब के बेसिस के बारे में बात किया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ बेस तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, साथ ही साथ कुछ बेस आरपीए एक्ट 1951 में भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे इस एक्ट की काफ़ी अच्छी चर्चा की थी। तो ये दोस्तों इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट था। अब इन सब के अलावा भी पार्लियामेंट के कुछ और फंक्शंस हैं, हम उनको अभी देख लेते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी डेलिबरेटिव बॉडी है जहाँ पे डिस्कशन होता है। ओके। फिर पार्लियामेंट सारी टाइप की इमरजेंसीज को अप्रूव करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप की इमरजेंसीज की चर्चा है। ओके। फिर पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकती है या अबॉलिश कर सकती है, और ये तब करेगी जब कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रिकमेंडेशन दे। फिर पार्लियामेंट जो है वो किसी भी इंडियन यूनियन के स्टेट्स का एरिया चेंज कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, उस स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट के पास इस बात की भी शक्ति है कि वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ और फंक्शंस थे, पावर्स थे पार्लियामेंट के, जो हमने देखा। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है। अभी हमने पढ़ा कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है ना। तो अब पार्लियामेंट के ऊपर, सॉरी, पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, और इसके कई सारे कारण हैं। आप देखेंगे कि जब भी कोई सरकार बहुत फुल मेजोरिटी में आ जाती है, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में आ जाती है, तो वो एक तरह से आप समझिए कि ऑटोक्रेट की तरफ बिहेव करने लग जाती है ना। वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लग जाती है। वो उस टाइम पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर बहुत कम हो जाता है। तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। इसको मैं और डिस्कस करूंगा अच्छे से जब हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स की बात करेंगे। जब मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो हम वहां पे इस वाले लाइन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों कुछ पावर्स और फंक्शंस थे हमारे पार्लियामेंट के। इसके अलावा इस चैप्टर में हम देखते हैं राज्यसभा के पोजीशन के बारे में। अब इसको हम 3 सब हेडिंग्स में देखने वाले हैं कि राज्यसभा का पोजीशन तब क्या होता है जब राज्यसभा लोकसभा के इक्वल होती है ना। फिर राज्यसभा का पोजीशन में हम देखेंगे कि राज्यसभा कब कब लोकसभा के इक्वल नहीं होती है, और फिर तीसरा देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर राज्यसभा को स्पेशल पावर्स मिले हों। तो इन 3 सब हेडिंग्स में हम पोजीशन ऑफ राज्यसभा वाले टॉपिक को समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे कंडीशंस जहां पे राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा समान है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। किसी भी सामान्य बिल को अगर पास करना होता है तो उसके इंट्रोडक्शन में या उसके पास करने के प्रोसीजर में राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है। यानी किसी भी ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। जिस प्रोसीजर से लोकसभा में वो पास होगा उसी प्रोसीजर से राज्यसभा में भी पास होगा। दूसरा देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के इंट्रोडक्शन और पासेज में राज्यसभा और लोकसभा इक्वल होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, और इस बिल के पास होने का जो तरीका लोकसभा में होता है सेम तरीका राज्यसभा में भी हमें देखने को मिलता है। फिर जो फाइनेंशियल बिल 2 है इसके भी इंट्रोडक्शन और पासेज में जो है लोकसभा और राज्यसभा इक्वल है। अब फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में मैंने आपको इसी पार्लियामेंट के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। मैं इसीलिए आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप पार्लियामेंट के इन सारे चैप्टर्स को सीक्वेंस वाइज करके देखें, तो आपको एक पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा, पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, है ना। तो फाइनेंशियल बिल 2 के कॉन्टेक्स्ट में भी राज्यसभा और लोकसभा इक्वल होते हैं।
फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन और इम्पीचमेंट, इन दोनों प्रोसेस में राज्यसभा और लोकसभा इक्वल होते हैं। मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो उस इम्पीचमेंट से जो रिलेटेड रेजोल्यूशन होगा, वो रेजोल्यूशन लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ये सेम होता है। फिर अगर किसी ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना हो तो ऐसी स्थिति में भी राज्यसभा और लोकसभा एक समान होते हैं। और जितनी भी इमरजेंसीज हैं, उन सारी इमरजेंसीज के अप्रूवल के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा और लोकसभा इक्वल होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ही पॉइंट्स की चर्चा की है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर खोलेंगे इस लेक्चर के बाद, और वहां पे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं जहां पे राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है, उसको एक बार पढ़ लेंगे, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में रहे कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि राज्यसभा लोकसभा के इक्वल नहीं है, उसके इंफीरियर है। अब इन केस ऑफ मनी बिल, अब मनी बिल के केस में आप देखेंगे कि लोकसभा को बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर मिले हुए हैं। मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर है। ठीक है। फिर मनी बिल को देखिए, राज्यसभा क्या करती है, इसको रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकती। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अपना अप्रूवल देना होता है, या अगर 14 दिन के अंदर वो अप्रूवल नहीं भी देती है तो फिर क्या होता है, राज्यसभा से पास माना जाता है। तो मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि लोकसभा इज सुपीरियर देन राज्यसभा, ये दोनों इक्वल नहीं है। फिर जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो ज्वाइंट सिटिंग के केस में भी लोकसभा और राज्यसभा इक्वल नहीं रह जाते, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने का काम हमेशा लोकसभा स्पीकर करता है। और अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो फिर जो लोकसभा का डिप्यूटी स्पीकर होता है वो करता है। अगर डिप्यूटी स्पीकर नहीं है तो फिर जो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो करता है। राज्यसभा का चेयरमैन कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करता। इसका कारण मैंने आपको बताया हुआ है। इसका रीजन क्या है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होता। इस वजह से वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करता है। ठीक है। फिर देखेंगे कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा के मेंबर्स की संख्या ज्यादा होने के कारण हमेशा लोकसभा को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, और लोकसभा ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ज्वाइंट सिटिंग में अपने डिसीजंस को वो करवा पाती है ना, राज्यसभा के ऊपर। इस तो ज्वाइंट सिटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर देखिए कि डिमांड फॉर ग्रांट्स के केस में भी राज्यसभा वोट नहीं कर सकती, यहाँ पर भी लोकसभा राज्यसभा से सुपीरियर हो जाता है। अब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में, जो पार्लियामेंट का चैप्टर 5 है, जहाँ पे मैंने आपको बजट इन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाया है, वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फिर आप देखेंगे कि जब नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना हो, है ना, तो केवल लोकसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके भी नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। उसके लिए राज्यसभा से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो ये इस स्थिति में भी लोकसभा राज्यसभा के सुपीरियर हो जाता है। और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करना हो तो इस केस में भी राज्यसभा और लोकसभा इक्वल नहीं रह जाते। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। अब तीसरा ऐसा केस है जहां पे राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स है। ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे केसेस हैं। देखिए, राज्यसभा पार्लियामेंट को इस बात के लिए ऑथोराइज कर सकती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है, और ऐसा आर्टिकल 249 के तहत वो कर सकती है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया है। फिर जब भी किसी नए ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना हो अंडर आर्टिकल 312, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। राज्यसभा ऐसा एक प्रस्ताव लाके कर सकती है। फिर जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है तो इस रिमूवल का जो रेजोल्यूशन होता है वो केवल और केवल राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है। हालांकि राज्यसभा में तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, लेकिन जब लोकसभा में सेम रेजोल्यूशन जाता है तो लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पोजीशन है राज्यसभा का वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में उतना कमजोर भी नहीं है जितना कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में देखने को मिलता है, ना ही उतना स्ट्रांग है जितना कि अमेरिकन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में देखने को मिलता है। अगर हम फाइनेंशियल मैटर्स को छोड़ दें और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल को छोड़ दें, तो बाकी के जितने भी स्फेयर्स हैं, बाकी उन सारे स्फेयर्स में जो राज्यसभा का स्टेटस है वो ब्रॉडली हम देखें तो इक्वल है और लोकसभा के कोऑर्डिनेट है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये दोस्तों पोजीशन ऑफ राज्यसभा हमने देखा। अब हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की।
अब इसका सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मीनिंग क्या होता है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब होता है कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स या इम्यूनिटी या एग्जेम्पशंस जो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस एंजॉय करते हैं, उनकी कमिटीज एंजॉय करती है या पार्लियामेंट के मेंबर्स एंजॉय करते हैं। इससे सिंपल तरीका किसी भी टॉपिक को समझाने का नहीं हो सकता जितने सिंपल तरीके से मैंने आपको इसकी मीनिंग समझाई है। ठीक है। फिर पार्लियामेंट जो है अपने इस प्रिविलेज को उन सारे पर्सन्स तक एक्सटेंड कर सकती है जिनको कि पार्लियामेंट के मीटिंग में बोलने का राइट है, उनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल और जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो। अटॉर्नी जनरल और यूनियन मिनिस्टर्स ये क्या होता है, ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी प्रोसीडिंग में बोल सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का राइट नहीं होता। तो पार्लियामेंट ने इस प्रिविलेजेस को इन सब तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी अटॉर्नी जनरल और यूनियन मिनिस्टर्स तक भी एक्सटेंड कर दिया है। ओके, तो ये था पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मीनिंग। अब हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को क्लासिफाई करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज यानी सामूहिक जो विशेषाधिकार उनको मिले होते हैं वो, और दूसरा होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज यानी किसी एक मिनिस्टर को जो मिला होता है प्रिविलेज वो। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज के बारे में। कलेक्टिव प्रिविलेज के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट को इस बात का राइट होता है कि वो अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करे, अपने डिबेट्स को पब्लिश करे, या फिर जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है उसको पब्लिश करे। और पार्लियामेंट के पास इस बात का भी राइट होता है कि वो किसी और को सेम चीज पब्लिश करने से प्रोहिबिट करे। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 ने क्या किया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्टोर किया और उनको जो भी ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिश करने की इजाजत दे दी। ठीक है, लेकिन वो तभी पब्लिश कर पाएंगे जब उनको प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस मिला हुआ। इसका मतलब ये है कि 1978 के बाद से पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उस प्रोसीडिंग्स के बारे में प्रेस चाहे तो छाप सकता है, और ये प्रोसीडिंग्स के बारे में जो छापेगा वो सही बातें होनी चाहिए, लेकिन छापने से पहले जो हाउस है उसका प्रायर परमिशन लेना पड़ता है ना। तो ये था पहला पॉइंट जो कि हमने कलेक्टिव प्रिविलेज में देखा। अब दूसरा देखते हैं। पार्लियामेंट के पास इस बात की शक्ति होती है कि वो अपने मेंबर्स को या आउटसाइडर्स को अगर उन्होंने अपने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है तो उनको पनिश कर सके। ओके, फिर पार्लियामेंट के पास इस बात की शक्ति होती है कि वो अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए अपने नियम बना सकता है। ठीक है, फिर पार्लियामेंट के पास इस बात की शक्ति है कि वो अपने प्रोसीडिंग्स को किसी भी कोर्ट के सामने रिव्यू होने से रोके, यानी जो भी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में चलती है वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट से बाहर है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यानी मान लीजिए संसद में किसी बिल पे चर्चा हुई, किसी मंत्री ने कुछ कह दिया, तो इस बात को किसी कोर्ट संज्ञान में नहीं ले सकता। किसी कोर्ट जो है इस बात पे अपना कॉग्निजेंस नहीं ले सकता कि उस मंत्री ने ऐसा क्या बोला, इस प्रोसीडिंग्स में ऐसा क्यों हुआ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कलेक्टिव प्रिविलेजेस में हम ये भी देखते हैं कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता या कोई भी लीगल प्रोसेस शुरू नहीं किया जा सकता हाउस के अंदर विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आपने नहीं पूछा है तो आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसेस को आप शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोस्तों कलेक्टिव प्रिविलेजेस थे। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, क्योंकि इन सबसे सवाल सीधे सीधे स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं। अगला होता है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, यानी पार्लियामेंट के किसी एक मेंबर के पास क्या प्रिविलेज है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको पार्लियामेंट के किसी भी सेशन के 40 दिन पहले, सेशन के दौरान तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी भी सेशन के 40 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किसी मीटिंग में या पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग में उसने जो भी कुछ कहा है या किसी भी बात पे अपना वोट दिया है तो उस वोट के लिए वो किसी भी कोर्ट के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे माफ कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ अभी जो मैंने बोला आपको वो समझ में आया होगा कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने द्वारा दिए गए किसी भी वोट के कॉन्टेक्स्ट में या अपने द्वारा बोले गए किसी भी बात के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी कोर्ट में जो है वो लाइबल नहीं होता है। ओके, तो ये दो प्रिविलेजेस ऐसे हैं जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस माने जाते हैं और ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिले हुए हैं।
अगर हम पार्लियामेंट के मेंबर्स को या पार्लियामेंट को मिले हुए प्रिविलेजेस के सोर्सेस की बात करें, तो इनको इन 5 सोर्सेस से ये प्रिविलेजेस मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रिविलेज देता है, ओके। फिर पार्लियामेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं और इन कानूनों के माध्यम से भी इनको प्रिविलेज मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस हैं, उन्होंने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं और इन रूल्स के माध्यम से भी इनको प्रिविलेज मिलता है। फिर पार्लियामेंट्री कुछ कन्वेंशंस हैं, इन कन्वेंशंस के बेस पे भी इनको कुछ प्रिविलेज दिए जाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे देश की जो जुडिशरी इंटरप्रिटेशन देती है, उस इंटरप्रिटेशन के बाद भी इनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो ये 5 सोर्सेस आप देख सकते हैं जिन सोर्सेस से पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिलते हैं, चाहे वो कलेक्टिव प्रिविलेज हो चाहे वो इंडिविजुअल प्रिविलेज हो, ओके। तो ये दोस्तों हमने प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूरा मेंस का टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैं आपको इतनी बातें ज़रूर समझा दूंगा कि हमारे पार्लियामेंट की सोवरेनिटी में और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी में क्या फ़र्क होता है, ओके। देखिए, हमारे पार्लियामेंट को उस सिमिलर सेंस में सोवरेन नहीं कहा जा सकता जिस सिमिलर सेंस में ब्रिटेन की पार्लियामेंट को सोवरेन कहा जाता है ना। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स पे, पार्लियामेंट के पावर्स पे कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, पार्लियामेंट की अथॉरिटी पे कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। पार्लियामेंट का जो रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर है, इस बात पे भी कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। और इन लीगल रिस्ट्रिक्शन को लगाने वाले या पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को लिमिट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। उनमें आप देखेंगे रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। अब देखिए, हमारे देश में दरअसल पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, इन दोनों के बीच का ब्लेंड लिया गया है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। जहां पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के तहत पार्लियामेंट हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, वहीं जुडिशियल सुप्रीमेसी वाले पार्ट के तहत हम देखते हैं कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जुडिशरी चाहे तो नल एंड वॉइड करार दे सकती है अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वायलेशन हुआ हो, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, इन दोनों के बीच का एक ब्लेंड देखने को मिलता है ना। अब हम जरा इन चारों पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि ये कैसे हमारे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। सबसे पहले देखिए रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारे पार्लियामेंट के सोवरेनिटी को लिमिट करता है, आप इस बात को समझिए। हमारे देश में संविधान जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। संविधान में क्या है, सरकार के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी, इन सारे ऑर्गन्स के अपने अपने सब्जेक्ट बता दिए गए हैं। इन चारों के अपने अपने एरियाज बता दिए गए हैं कि आप इस एरिया में अपना काम करेंगे, आप इस एरिया में अपना काम करेंगे, है ना। इससे फायदा क्या होता है कि संविधान जो पार्लियामेंट है यानी लेजिस्लेचर, ये अपने दायरे से बाहर जाके काम करने में बहुत हिचकिचाता है। और जब भी ये अपने दायरे से बाहर जाता है तो इस पे हमेशा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस लगा होता है। अब देखेंगे कि जुडिशरी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है अगर इसने अपने एरिया से बाहर जाके वो कानून बनाया हो। तो इस प्रकार से रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सरकार के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की अपने डिफरेंट डिफरेंट काम बता दिए जाते हैं, उनके जो भी फंक्शंस है वो बता दिए जाते हैं, और सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट बहुत ज्यादा अपने एरिया से ओवर रीच नहीं कर पाती। फिर अगला है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे हमारे पार्लियामेंट के सोवरेनिटी को लिमिट करता है, हम इस बात को समझते हैं। देखिए, भारत में हमने फेडरलिज्म को अपनाया है जिसमें यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो भी पावर्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन, और दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स पे, वो उन सारे सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, कानून बनाते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं जिन सब्जेक्ट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया है कि यूनियन लिस्ट में यूनियन कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इस पे स्टेट कानून बनाएगा, है ना। तो अतः अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मीन्स यूनियन लेजिस्लेचर, वो केवल यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे ही कानून बना सकता है, रेसिड्यूरी लिस्ट के सब्जेक्ट पे ही कानून बना सकता है। और कभी कभार जब जरूरत पड़ती है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। और केवल ऐसे 5 सर्कमस्टांसेस हैं
जब वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट के सोवरेनिटी को लिमिट करने का काम करता है। तीसरा है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब हम समझेंगे कि जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को लिमिट करता है। अब देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है उसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। ठीक है, अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों को संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का अधिकार है। वो पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ ऐसा बना दिया है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर उसको क्या जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। इस प्रकार से पार्लियामेंट की सोवरेनिटी पर लिमिटेशन लगती है। और फंडामेंटल राइट तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हमारे पार्लियामेंट के सोवरेनिटी पे लिमिटेशन लगाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो आप इसमें आर्टिकल 13 देखेंगे। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाता, फंडामेंटल राइट को लिमिट करता हो, तो ऐसा कानून को जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो इस प्रकार से ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं, ये चार ऐसे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी पे लिमिटेशन लगाने का काम करते हैं। तो इस टॉपिक के साथ दोस्तों हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर खत्म हो जाता है। और इस पार्लियामेंट के चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जब इस पूरे 6 पार्ट्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो इन पूरे पीडीएफ को एक साथ आप पढ़ें, है ना, और हर एक पार्ट को सीक्वेंस वाइज देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आज बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद हमने पार्लियामेंट के इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। इसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें उतना कॉन्सेप्चुअल उसमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि हमें इतना टाइम लेके कवर करना पड़े। अब सारे चैप्टर्स को मैं बहुत ही जल्दी एक एक वीडियो में कवर कर दूंगा आराम से, क्योंकि उसमें उतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना। तो फिर मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगा लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 24 के साथ, जिसमें हम पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करेंगे। अब वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप पिछले साल 2024 का पीवाईक्यू देखेंगे तो आपने एथिक्स कमिटी से एक क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने वो जरूर देखा होगा। तो एथिक्स कमिटी और भी अलग अलग टाइप की पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, हम उन सब के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब अगर आपने भी इस वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आपसे। थैंक यू।